जय हिंद। मैं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग दस्तक। तो हम्म, तो आज की शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा कि आज के लाइव का शीर्षक मैंने दिया है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। और ये बात जो मैंने लिखी है, ये एक बहुत पुराना गाना है, अ, गुरुदत्त की फिल्म का, और इसे लिखा है साहिर साहिर लुधियानवी ने। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। और आज ये बात कहने की जरूरत इसलिए आई, कोरोना महामारी के दौर में जब ये सब कहा गया कि हमारे गोदाम भरे हुए हैं और सारे 130 करोड़ लोग मिल करके इसका मुकाबला कर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी परेशानी सहनी पड़ेगी लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब जो स्थितियां आ रही हैं, लगभग 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था, आज 20 अप्रैल में बैठे हुए हैं। कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं कुछ जगहों के लिए, लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही है और राजनीति जिस तरह के खेल खेल रही है और जिस तरह का दोहरापन इस देश में दिखा रही है, उससे यही पता चलता है कि जो लोग सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जो लोग अ, इस बात को कहते हुए नहीं थकते हैं कि देश प्रेम और देशभक्ति और तमाम तरह की चीजें, पता नहीं वो लोग देश क्या कागज पर बने हुए नक्शे को समझते हैं या देश वहां उस भूभाग में रहने वाले जीते जागते हाड़ मांस के पुतलों को समझते हैं। लेकिन जो स्थितियां हैं उनसे बहुत साफ है, ये लगता है कि देश कुछ लोगों का है, कुछ लोगों को देश समझा जाता है और उनकी सहूलियत का ध्यान रखा जाता है। मैं 3-4 घटनाएं सामने रखना चाहता हूं, उनसे समझिए कि अपने देश में क्या हो रहा है और किस तरह राजनीति किस तरह के खेल खेल रही है, जिससे इस देश के जो, जब अंत्योदय की बात करते हैं, दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की अंतिम आदमी तक चीजें पहुंचेंगी, हम ये बात करते हैं और कहते हुए नहीं थकते हैं कि 70 साल में इस देश में क्या हुआ। 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ इस देश में। जो कुछ हुआ वो इन 6 सालों में हुआ, मान लेते हैं ये बात। देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, ये भी मान लेते हैं। भ्रष्टाचार इस देश से खत्म हो गया है, ये भी मान लेते हैं। ये भी मान लेते हैं कि इस देश के गरीब की जेब में सरकार पैसे डाल रही है, ये भी मान लेते हैं।
सरकार के पास इतने संसाधन हैं जो वो कहती रहती है, उसके गोदाम भरे हुए हैं कि इस देश में कोई भूखा नहीं रहने पाएगा। सारी व्यवस्थाएं पिछले 6 साल में की गई, लेकिन कोरोना महामारी ने इन सारी व्यवस्थाओं की पोल खोल करके रख दी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देश के गोदामों में अनाज नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं हैं जिनको मैं बाद में भी बताऊंगा, जिन पर सोचना चाहिए सबको, और खास तौर पे उन लोगों को जो देश प्रेम की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज का अपडेट दे दूं, और अपडेट आज का, अगर अपने देश की बात करें तो आज अब तक 1103 मामले आ चुके हैं और कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 18,407 पहुंच गई है। मरने वालों की संख्या 577 है। महाराष्ट्र में आज 466 नए मामले आए और इस तरह महाराष्ट्र में 4,666 कोरोना पॉजिटिव लोग अब तक हो गए। दिल्ली के आंकड़े आज के नहीं आए हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 2003 कोरोना पॉजिटिव लोग दिल्ली में। गुजरात में 201 नए मामले अब तक आए हैं और वहां संख्या 1944 पहुंच गई है। मरने वालों की संख्या 71 पहुंच गई है। राजस्थान में 57 नए मामले आए हैं और 1,535 कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या राजस्थान में पहुंच गई है। तमिलनाडु में 43 नए मामले आए हैं और 1,520 यहां संख्या पहुंच गई। मध्य प्रदेश में 78 नए मामले आए हैं और 1,485 कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या मध्य प्रदेश में हो गई। उत्तर प्रदेश में 84 नए मामले आए हैं और 1,184 कोरोना पॉजिटिव लोग उत्तर प्रदेश में अब तक दर्ज किए गए। तेलंगाना में 14 नए मामले आए हैं और यहां कुल मामलों की संख्या 872 हुई है। आंध्र प्रदेश में 76 और इसके साथ 722 पर यहां कोरोना के मामले पहुंच गए। कर्नाटक में 18, कुल मामले 408। केरल में 6 नए मामले आए हैं और यहां संख्या 407 पहुंच गई। 291 लोग यहां ठीक हो चुके हैं और 114 लोग ही सिर्फ एक्टिव कोरोना पॉजिटिव यहां पर हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 14 नए मामले आए हैं, 368 यहां संख्या पहुंची है। वेस्ट बंगाल में 29 नए मामले आए हैं और 339 कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या पहुंची। उड़ीसा में 13 नए मामले आए हैं और संख्या 74 पहुंच गई। झारखंड में भी एक नया मामला आया है और यहां कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 42 पहुंच गई है। इस तरह से 1103 नए मामले आज अब तक दर्ज किए गए हैं। कई राज्यों का अपडेट अभी तक नहीं आया है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। अब दुनिया पर भी निगाह डाल लेते हैं। दुनिया में इस समय 24,38,714 कोरोना पॉजिटिव केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। मरने वालों की संख्या 1,67,413 है। 1,67,413। और इसमें जो आप डिटेल हम आपको दें तो अमेरिका में अब तक, वहां दिन शुरू होता है, मैं बार बार ये बात कहता हूं, 4,192 मामले आ चुके हैं और कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 7,68,828 पहुंच गई है। अब तक वहां 715 लोगों की मौत आज की तारीख में हो चुकी है और मरने वालों की संख्या 41,290 पहुंची। स्पेन भी 2 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। यहां कुल कोरोना पॉजिटिव 2,210 पहुंच गए हैं और मरने वालों की संख्या 20,852। इटली का अपडेट अभी नहीं आया है। यहां जो कल की संख्या थी वही है 1,78,972, लेकिन अभी इसका अपडेट आना बाकी है। फ्रांस का भी अपडेट आना बाकी है। जर्मनी में आज अब तक 458 नए पॉजिटिव केस आए और यहां कुल संख्या 1,46,200 पहुंची। ब्रिटेन में 4,676 नए केसेज आए और यहां संख्या 1,24,743 पहुंची है। आज की तारीख में वहां मरने वालों की संख्या 449 है और कुल मरने वालों की संख्या 16,509 पहुंच गई। ईरान में
1294 मामले आए और यहां संख्या 83,505 पहुंच गई है। मरने वालों की संख्या 5,209 है। चाइना में भी 12 नए मामले आए। रूस में आज की तारीख में 4,268 नए मामले आए हैं और कुल मामले 47,121 पहुंच गए हैं। यहां अब तक 44 लोगों की मौत आज की तारीख में हुई है और मरने वालों की संख्या 405 है। इसके अलावा हमने अपने देश का आपको बताया और अब पड़ोसी देशों की भी जानकारी ले लेते हैं। कुल मिलाकर अगर एशिया में देखें तो अब तक 3,89,835 मामले आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या एशिया में है 14,945। ईरान मैंने आपको बता दिया, टर्की का अभी अपडेट नहीं आया है। साउथ कोरिया में 13 नए मामले आए और यहां पर 10,674 कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंची है। सऊदी अरबिया में आज 1,122 नए मामले आए और यहां कुल संख्या 10,484 पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में 70 नए मामले आए और यहां कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 8,418 पहुंची। सिंगापुर में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। यहां 1,426 नए मामले आए और कुल कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 8,014 पहुंच गई। यूएई में भी 484 नए मामले आए और यहां संख्या 7,265 पहुंची। इसके अलावा बांग्लादेश में 492 नए मामले आए और यहां कुल संख्या 2,948 पहुंची। आज बांग्लादेश में कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई और मरने वालों की कुल संख्या 101 हो गई। फिर इसके बाद अफगानिस्तान में 30 नए मामले आए और यहां संख्या 1,026 पहुंच गई। इसके अलावा श्रीलंका में 33 नए मामले आए। यहां कुल कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 304 है। म्यांमार में 111 है, आज का अपडेट नहीं आया है। नेपाल में 31 है, आज कोई मामला यहां नहीं आया है और भूटान में 5 है। इस तरह से पड़ोसी देशों की भी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। कमाल अहमद साहब ने लिखा है, काश कहने सुनने से ज्यादा करने में विश्वास रखते जिम्मेदार लोग, वो भी सोच कर करने में, ना कि करके सोचने में। जी, ए अली साहब कह रहे हैं, सर आप इतनी विषम परिस्थिति में रिपोर्टिंग कर रहे हो, आपका धन्यवाद। साहब आपका धन्यवाद कि आप समय निकालते हो और हमें सुनते हो। वीना जी जय हिंद कह रही हैं, जय हिंद। तो पहला केस मैं आपको जो घटनाएं बता रहा हूं वो घटनाएं, पहली घटना ये है कि जब अपने देश में 4 घंटे की नोटिस पर लॉकडाउन का अनाउंस किया गया, उसके बाद जिस तरह से देश भर में बड़े बड़े, गुजरात में, राजस्थान में, दिल्ली में, मुंबई में, इन सब जगह, पंजाब में, हरियाणा में, इन सब जगहों पर जो प्रवासी मजदूरों का हुजूम सड़कों पर आया और उसके साथ जिस तरह की राजनीति हुई, ये कह के कि कितने, मतलब 3,000 बसें दिल्ली से उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को अपने घर ले जाने के लिए वहां आएंगी बॉर्डर पर, ये कहने के बाद बॉर्डर सील कर दिया गया कि दिल्ली से कोई उत्तर प्रदेश ना आ पाए। ये पॉलिटिक्स हुई और एक दूसरे पर ढोलने की ट्विटरबाजी शुरू हो गई। राजस्थान से जिस तरह से लोग चले थे, गुजरात से चले अपने घर के लिए, क्योंकि उनके पास खाने को नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था, उनके एम्प्लॉयर्स ने उनको पैसा नहीं दिया, बकाया सैलरी नहीं दी। जब कोई रास्ता नहीं हुआ और ट्रांसपोर्ट बंद था तो लोग अपने घर की तरफ निकले और उस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो बोला वो सब जानते हैं। जो संख्या बताई वो भी बहुत कम करके बताई, 6 लाख। और मेरा रोना नहीं सबका रोना है, कोई कितनी मदद करेगा, हम लोग भूखों मरेंगे, हमें पता है। एक सर्वे भी आया है, लॉकडाउन के दूसरे चरण में दूसरे राज्यों में फंसे इन मजदूरों पर एक स्वैच्छिक समूह है, स्वान, स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क, जो अभी बना है।
इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है वो बहुत ही भयावह है। इन्होंने सर्वे किया देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे 11,159 मजदूरों का, उनसे संपर्क करके बात की और जो रिपोर्ट तैयार की उसके मुताबिक 96% प्रवासी मजदूरों को सरकार से राशन नहीं मिला है। 70% ऐसे मजदूर हैं जो सिर्फ डिब्बा बंद भोजन पर ही आश्रित थे, यानी उन्हें पका हुआ भोजन भी नहीं मिल सका। आप सोचिए क्या हालत है। नूतन देवी जिसका अभी जिक्र किया था, उन्होंने वो अपने पति और 3 बच्चों के साथ लॉकडाउन में फंसी। मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं, वहां वापस जाना चाहती हैं लेकिन कोई चारा नहीं। उनका कहना है कि जो पैसा था वो दवाई और राशन में खर्च हो गया, इतना पैसा नहीं है कि दोबारा राशन ले सके। ऊपर से मकान मालिक किराया मांग रहा है, मगर अभी पैसा कहां से थे, जो पैसा था सब खत्म हो गया है। अनीता एक हरियाणा में है जो कपड़े के कारखाने में काम करती है। वो अपने पति और बच्चों के साथ गुड़गांव में फंसी हुई, गुरुग्राम जिसका नया नाम रखा गया है। उनके पति कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। उनका कहना होली के बाद कोई काम नहीं मिला। अनीता ने कहा कि हमारे पास 3,000 रुपए थे, मगर वो लॉकडाउन से पहले ही खत्म हो गए, पैसा नहीं है। दुकान से चूरा लेकर आए हैं, वही 2 दिन तक हमारे बच्चों ने खाया। थोड़ा पैसा उधार मिला तो चावल लेकर आए, मगर वो भी अब 4 किलो बचा है और कितने दिन चलेगा कुछ समझ नहीं आता। ये कहानियां हैं जो हिंदुस्तान की असली तस्वीर प्रस्तुत कर रही है। आप दूसरी कहानी सुनिए। हरिद्वार में 1800 गुजरात के लोग आए थे जो कोई धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए आए थे, मतलब पैसे वाले लोग थे। वो फंसे। उन्होंने रूपानी जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं उनको फोन किया, होम मिनिस्टर को फोन किया, अमित शाह को, और इन लोगों ने उत्तराखंड की सरकार को कह करके इनके लिए बसों का इंतजाम कराया। ये बसें फ्री में इनको इनके घरों तक इन बसों ने छोड़ा। और वहां जो उत्तराखंड के लोग फंसे थे, जब उनको पता चला कि उत्तराखंड परिवहन की बसें आई हैं और हमें ले जाने के लिए आई हैं, जब वो लोग उन बसों के पास गए तो उन बस वालों ने उनसे पैसे लिए और उनको पहुंचाया भी नहीं। लेकिन ये कहानी कहीं नहीं बनी, ये स्टोरी किसी चैनल पर नहीं आई। किसी जो आईटी सेल वाले लोग हैं जो देश की सबसे ज्यादा चिंता करते हैं, कहते हैं ऐसा वो, और देश की इज्जत आबरू और लोगों और यहाँ की परंपराओं, यहाँ के महान बहुत सारी जो महान हमारी परंपराएं हैं उन सबके रखवाले हैं वो लोग। वो सारे लोग जिनको गर्व है कि वो हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं और अपनी देशभक्ति पर उनको सबसे ज्यादा गर्व है, और जो लोग उनसे सहमत नहीं होते हैं वो सब देशद्रोही माने जाते हैं। उन लोगों ने भी इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। बनारस में साउथ इंडिया से आए हुए लोग फंसे थे, उनके लिए भी बसों का इंतजाम किया गया। कोटा में बच्चे फंसे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिसे अपने श्रमिकों को लाने के लिए बसों का इंतजाम करने में दिक्कत होती है, अपने श्रमिकों की जिसे चिंता नहीं है, लाखों लोग फंसे हुए हैं, लेकिन उसने 300 बसें कोटा भेज करके और बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे जिन लोगों के हैं वो बच्चे हैं, लेकिन जो बच्चे मजदूरों के हैं जो भूख से मर रहे हैं, वो बच्चे, उन बच्चों की चिंता इस देश को नहीं है, इस देश के कर्णधारों को नहीं है। बिहार में एक एमएलए अपने बच्चे को लाने के लिए इस लॉकडाउन में, जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ये माना जा रहा है जो हिंदुस्तान में है, उसके लिए सरकार उसको पास मुहैया कराती है, उसको लिख करके देती है कि भाई ये अपने बच्चे को लेने जा रहे हैं अनिल सिंह, और वो अपने बच्चे को कोटा से लेकर के आते हैं। लेकिन बिहार के जो दूसरे बच्चे वहीं फंसे हुए हैं उनके लिए सरकार बसों का इंतजाम नहीं कर सकती। और वो तो छोड़ दीजिए, वो अपने श्रमिकों के लिए भी इंतजाम नहीं कर पा रही है।
जो कहानियां आप लोगों ने सुनी होंगी, एक दो कहानियां मैंने भी सुनाई, कैसे लोग 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर चल चल के अपने घर आए, नंगे पांव, भूखे पेट। ये कहानियां हैं जो इस हिंदुस्तान की राजनीति की कहानी कहती हैं कि राजनीति कितनी झूठी है। जो अंत्योदय की बात करते हैं वो कितने झूठे हैं। जो पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी की चिंता जताते हैं वो कितने झूठे हैं। जो ये कहते हैं कि हमारे गोदाम भरे हुए हैं, कोई भूखा नहीं मरेगा, वो कितने झूठे हैं। अब एक दूसरी घटना आपको बताते हैं। पालघर में दो साधुओं को एक आदिवासी गांव में घेर कर मार दिया गया लाठी डंडों से। गुरुवार की घटना है ये, वहां के अखबारों में छपी भी। लेकिन जब शनिवार को उसके वीडियो आते हैं तो बहुत सारे देशभक्त लोग उस घटना को कि साधुओं की लिंचिंग कर दी गई इस तरह से प्रस्तुत करते हैं और यह जताने की कोशिश करते हैं कि वो कितना संवेदनशील हैं कि देखिए साधुओं की लिंचिंग कर दी गई। लेकिन वो सबसे संवेदनहीन लोग हैं, क्योंकि वो इसके जरिए हिंदू मुसलमान नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर वीडियो जारी कर करके इस नरेशन को खड़ा कर रहे थे, जब असलियत सामने आई पता चला कि मारने वाले लोग मुसलमान नहीं थे, वो आदिवासी थे। वो ये भी कहा गया कि वो तो अपने ही संप्रदाय के हैं, तो उन लोगों ने अपने वीडियो भी डिलीट कर दिए। ये देशभक्त, सो कॉल्ड देशभक्तों की असलियत है इस देश में, और उसके तह में जाने की किसी ने कोशिश नहीं की। ये घटना हुई। अब हम आपको एक और घटना बताते हैं। वो घटना है लवली यूनिवर्सिटी की, पंजाब में है, फगवाड़ा में। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। बहुत बड़ा कैंपस है, हजारों की संख्या में स्टूडेंट वहां पढ़ते हैं। लॉकडाउन के बाद उस यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने घोषित किया कि हमारे यहां मात्र 300 लोग कैंपस में रह रहे हैं, बाकी सब लोग चले गए हैं, बच्चे कोई नहीं है, यहां पर स्टूडेंट्स नहीं है। लेकिन फिर हुआ ये कि वहां एक स्टूडेंट को तबीयत खराब हुई और जब उसे टेस्ट कराया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला। वो स्टूडेंट महाराष्ट्र का था। उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन आया यूनिवर्सिटी के पास तो पता चला कि वहां 2100 स्टूडेंट उसमें रह रहे हैं, 300 फैकल्टी रह रही है। इस तरह कुल मिला के 3000 के आसपास लोग कैंपस में रह रहे थे। लवली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने झूठ बोला, वहां के रजिस्ट्रार ने झूठ बोला, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने झूठ बोला, और अभी तक ये खबरें वहां से नहीं आ रही हैं कि उस एक बच्चे के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जो टेस्ट कराए गए उसमें से कितने लोग कोरोना पॉजिटिव निकले जो इस यूनिवर्सिटी कैंपस में रह रहे हैं। इसकी खबरें कहीं नहीं आ रही हैं। किसी अखबार ने, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे इशू नहीं बनाया। क्यों, आप जानना चाहेंगे? इसलिए क्योंकि लवली यूनिवर्सिटी इन सबको बहुत ज्यादा विज्ञापन देती है, बहुत बड़ी विज्ञापन दाता है, तो इसलिए वो खबर नहीं है। लेकिन ये बताने में लोग गर्व महसूस करते हैं और देशभक्ति महसूस करते हैं कि साहब इतने लोग जो कोरोना पॉजिटिव देश में पाए गए, इसमें इतने तबलीगी जमात से इनका कनेक्शन रहा है। ये डेटा बताने में उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार तक, हेल्थ मिनिस्ट्री तक ये डेटा बताती है। क्यों बताती है? जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए उनकी गलती है कि उनके अंदर कोरोना आ गया? सरकार को जो अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, सरकार पर इससे जिस तरह सवाल पूछे जाने चाहिए, कोई मीडिया नहीं पूछ रहा है। और मीडिया क्या बात कर रहा है, और जो सो कॉल्ड देशभक्त क्या बात कर रहे हैं, वो तबलीगी जिहाद, इसकी बात कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं इनकी असलियत क्या है। वो बता रहे हैं कि ये लोग कोरोना लेकर के यहां फैलाना चाहते हैं।
ये वो लोग हैं जो अपने को संवेदनशील कहते हैं। अब आप सोचिए कि आज की तारीख में भी अगर देश में लोग भूखे हैं और हमारे गोदाम भरे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? अच्छा देश, अच्छा शासन, अच्छा समाज वो माना जाएगा जो अपने हर व्यक्ति की चिंता करता है। और ऐसे देश हैं, वो कोरिया हो, वो जर्मनी हो, वो स्विट्जरलैंड हो, वो नॉर्वे हो, वो स्वीडन हो, वो अमेरिका हो यहां तक। लेकिन हमारे देश में इस बात से तय होता है कि कौन टैक्स देता है, कौन इनकम टैक्स देता है। इनकम टैक्स देने वाला आदमी वही इस देशभक्त है, वही देश को चलाता है और उसी के लिए देश सब कुछ करेगा। अभी ताजा रिपोर्ट्स आई हैं और उन रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि कितने नए गरीब इस देश में जुड़ने वाले हैं। उन रिपोर्ट्स में बताया गया है कितने लोगों का रोजगार चला गया है। उन रिपोर्ट्स में बताया गया है कितने और लोगों का रोजगार जाने वाला है। लेकिन इनकी चिंता देश को नहीं है। सोचिए क्यों नहीं? सब चीजें समझ में आ जाएंगी। पाल घर पे बात करने वाले लोग जो उसे तुरंत हिंदू मुस्लिम नैरेटिव खड़ा करने, तुरंत उसे खड़ा कर दिया उन्होंने, साधु मारे गए। साधु जैसे ही आप ये कहते हैं, आधी बात कहते हैं कि साधु मारे गए, तो लगता है इसका जो एक बताने की बात है जिसे लोग खुद समझते हैं कि मुसलमानों ने मारा होगा क्योंकि हिंदू साधु है, साधु हिंदू होगा। जिम्मेदार लोगों को क्या चाहिए? देशभक्त लोगों को क्या करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए कि उस घटना का पता करते, अगर उस पर बोलना जरूरी है तो उसका पता करते, तह तक जाते और जो उसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ बोलते। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है अपने देश में। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे यहां, आप सोचिए पैसा कहां जाता है। लोग कहते हैं कि भाई सब भ्रष्टाचार अब कम है, पैसा सही जगह लग रहा है, सब चीजें बहुत ढंग से हो रही हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट का, पुण्य प्रसून वाजपेयी का। उनके पास एक रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि हर की पैड़ी है एक, हर की पैड़ी हरिद्वार में, जहां का पानी अब पीने योग्य हो गया है। मतलब कैटेगरीज होती हैं पानी की, कंटेमिनेटेड होते हैं, जैसे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। तो उसमें यह बताया गया है कि वहां का पानी ए कैटेगरी में आ गया है और सिर्फ क्लोरीन की एक गोली डाल के आप उसे पी सकते हैं। सिर्फ ये जो 20 दिन का लॉकडाउन हुआ है, 21 दिन का, इस 21 दिन के लॉकडाउन ने गंगा के पानी को पीने योग्य बना दिया। हमारी सरकारों ने, राजीव गांधी के समय में योजना बनी थी सन 85 में, जिसे बाद में वाजपेयी जी के समय बंद किया गया। उसमें करीब 700 करोड़ रुपए गंगा के पानी को साफ करने पे खर्च हुए। फिर जब ये सरकार आई तो उन्होंने मंत्रालय था, करीब 8-9 हजार करोड़ रुपए गंगा की सफाई के लिए दिया। कुल मिलाकर के गंगा की सफाई पर 22-23 हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुके, लेकिन गंगा साफ नहीं हुई। गंगा 21 दिन में साफ हो गई।
ये सब पैसा कहां गया, किसके पास गया? ये सवाल कौन पूछेगा? कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा? चाहे वो विपक्ष की राजनीति करने वाले हों, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो एक तथाकथित देशभक्त हों, कभी ये सवाल नहीं पूछते। ऐसे हजारों सवाल के जवाब ये देश जानना चाहता है। ये देश जब मैं कहता हूं तो देश का मतलब वो लोग नहीं जो सिर्फ वो लोग नहीं जो इनकम टैक्स देते हैं, बाकी 80 करोड़ वो लोग जो इनकम टैक्स देने लायक कमा ही नहीं पाते, उनके सामने वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। अभी जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 250 रुपए पर डे कमाने वाले लोगों की संख्या इस देश में 90 करोड़ के आसपास है। 90 करोड़। वो 90 करोड़ लोग जानना चाहते हैं कि उनको 250 रुपए कमाने का, इससे ज्यादा कमाने की मौका ही नहीं मिलता है। वो लोग जानना चाहते हैं कि ये जो पैसा 22-23 हजार करोड़ है ये कहां गया, उनको जानना चाहिए। लेकिन उनके लिए सवाल उठाने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि वो विज्ञापन दाता नहीं है, वो कुछ दे नहीं सकते हैं, वो तो लेने वाले लोग हैं। क्योंकि जब कोई ऐसी जरूरत आती है या कोई ऋण माफ किया जाता है, कुछ ऐसी कोई योजना सरकार लाती है, तो सबसे ज्यादा हल्ला मचता है कि टैक्स पेयर्स मनी फ्री में, फ्रीबीज में दी जा रही है। और अब वही लोग हल्ला मचा रहे हैं कि 4,500 रुपए टेस्ट का लगेगा, ये तो गलत बात है। बहुत सारे लोग हल्ला मचा रहे हैं कि कोरोना टेस्ट अगर हम कराएंगे तो 4,500 रुपए लगेगा, ये ठीक बात नहीं। आप सोचिए इस पर, फिर कभी बात करेंगे। तो अभी हम आते हैं कमेंट्स पर। उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश जरूर करूंगा कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारा लाइव शो अच्छा लगता है, तो इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यानी फेसबुक पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, या और भी जो हेलो या इस तरह के ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स तक इसको फॉरवर्ड कीजिए, और साथ में ये जरूर बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्यों ये वीडियो देखे जाने चाहिए। इसके अलावा अनब्रेकिंग सब्सक्राइब करने के लिए अपने परिचितों, मित्रों और परिजनों को प्रेरित कीजिए, उनको इसके बारे में बताइए। यह इसलिए जरूरी है कि हम लोग जो बात यहां करते हैं वो बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा लोग उस बात में शामिल हों, हमारी अनब्रेकिंग कम्युनिटी बड़ी होती जाए। तब जो बातें आप कहते हैं कि ये सब हम लोग जो यहाँ बात करते हैं और साथ में कहते भी हैं कि बहुत अच्छी बात है, ऐसी बात कोई नहीं करता, तो ये बातें ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी तो इनका असर भी हो सकेगा। और साथ ही हम आपको एक बात और बता दें, एक जानकारी और दे दें। पाल घर पर हमने देश के वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी से बात की है। वो मुंबई में रहते हैं, उनके पास ढेर सारी जानकारियां इसको लेकर के थी। तो पाल घर का सच क्या है, इस पर एक वीडियो कल सुबह 8 बजे इस चैनल पर लाइव होगा, तो आप उसको देख सकते हैं और देखिएगा और उसको भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल एक एक तथ्य दिया गया है, एक एक बात बताई गई है कि पालघर में हुआ क्या है। परसों कोई मित्र यहां पर कह रहे थे पालघर पे बात करिए, मेरे पास जानकारियां नहीं थी। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उन लोगों की तरह कोई बात करूं जो झूठ पर आधारित हो, जो सुनी सुनाई बातों पर आधारित हो, जिसमें तथ्य ना हो और इमोशंस पे आधारित हो। मैं इमोशंस के साथ खेलने की बात नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने तब कहा था कि मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। आज जब मेरी बात हुई उसके बाद मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया है और वो वीडियो कल सुबह 8 बजे लाइव होगा। चलिए अब कमेंट्स देखते हैं और फिर उसके बाद अगले हिस्से पर आएंगे। कमाल अहमद साहब करें, ठीक आपकी बात तो हो गई। हाँ अली साहब शराब इतनी, ये भी बात हो गई। वीना जी से जय हिंद भी हो गया। अली साहब माय नेम अदनान अली। जी अदनान साहब
शुक्रिया अपना नाम बताने के लिए। रफीक अंसारी साहब जय हिंद बोल रहे हैं। जय हिंद। शशि अग्रवाल नमस्कार कह रही हैं। नमस्कार, कैसी हैं आप? रफीक अंसारी, 4 केस न्यू कोरोना का झारखंड में है। रफीक जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं और ये धनबाद में कहीं रहते हैं, तो रफीक जी को मैं ये चाहूंगा कि रफीक जी हमारे लिए भी इस उससे जुड़े और एक दर्शक के तौर पर नहीं, एक पत्रकार के तौर पर कंट्रीब्यूट करें। मैं उनसे संपर्क भी करूंगा। राजू सैफी ओके कह रहे हैं, पता नहीं किस बात पे ओके कह रहे हैं। मोहम्मद इकबाल साहब कह रहे हैं गुड प्रेजेंटेशन, वी आर इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन, हाउ वी कैन डू। बात तो आप सही कह रहे हैं। हसन इमाम, रफीक जी 4 केस कहां कहां से है? रफीक अंसारी, सलाम है आपकी बेबाकी को। अरे साहब, आप लोग आते हैं तो आपका शुक्रिया है कि ये प्लेटफॉर्म आपने एक खड़ा किया है जहां पर आके मैं बातें कह पाता हूं। गुरजीत जी जय हिंद कह रहे हैं। जय हिंद। मोहम्मद शहनवाज अख्तर, हसन इमाम, रांची, बोकारो, हजारीबाग और देवघर में एक एक केस आया है। जी, ये अभी हमें लगता है अपडेट कुछ देर पहले आया है, मैं उसे देख नहीं पाया। हसन इमाम ने थैंक्स बोला है, ठीक। सहरोज आलम, सन 99 का चुनाव तो ईवीएम ने भारी बहुमत दे दिया। सन 19 का चुनाव, सच्चाई हम भोग रहे हैं। 24 आते आते हम किस मुकाम पर पाएंगे? अगर भविष्यवाणी कर सके तो करें और जीने का तरीका भी बताएं। कोई भविष्यवाणी, देखिए, भविष्यवाणी करने का कोई मतलब नहीं होता है। जो वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उनकी हम विवेचना कर सकते हैं, उनकी बात कर सकते हैं और उससे समझ सकते हैं कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं। समाज में कई बार ऐसी शक्तियां होती हैं, ऐसी ताकतें होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं और एकदम मौका पड़ने पर सामने आ जाती हैं और चीजों को बदल देती हैं, लीडरशिप ले लेती हैं और जिस रास्ते पर जा रहा होता है उस रास्ते को यकायक बदल देती है। तो इसलिए कोई भविष्यवाणी करना भी नहीं चाहिए और कर पाना संभव भी नहीं है। जीएस, मोदी जी ने भी बहुत बेवकूफ बनाया है लोगों को रिवर क्लीनिंग के नाम पर। भाई, मोदी जी ने तो कहा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया है इसीलिए, तो अब तो 6 साल हो गए, लेकिन माँ गंगा को साफ करने का काम कोरोना वायरस की लॉकडाउन ने किया। 22-23 हजार करोड़ रुपए से वो काम नहीं हो पाया। आप पटना में देखिए गंगा क्या हाल होते थे, बनारस में देखते, कानपुर में देखते। शशि अग्रवाल, फाइन, एक्सीलेंट वीडियो, थैंक यू। और एक जानकारी और दे दें कि हमने हमारी एक बहुत पुरानी, जब हम स्टूडेंट थे उस समय की मित्र जो अमेरिका में रहती हैं और साइंटिस्ट हैं, ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, उनसे हमने बात करके 2 वीडियो डाले हैं कि अमेरिका में क्या चल रहा है और वो चीजों को कैसे देखती हैं। तो वो वीडियो भी आप देखिए, वो पड़े हुए हैं, आज दिन में हमने डाले हैं, उनको भी देखिए आप लोग। तो ये बातें हुई आज की। अब आप लोगों के सारे कमेंट्स भी हो गए हैं। जीएस कह रहे हैं देश की सिर्फ एक नदी साफ है, चंबल नदी। उसका कारण ये है कि ये नदी सिर्फ कोटा सिटी के पास से होकर गुजरती है और ये नदी के का धर्म में कोई महत्व नहीं है। और ये नदी, मैं आपको बताऊं, इंदौर के पास से निकलती है। ये बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। और भी नदियां हैं जो साफ हैं, जो जंगलों में होती हैं, जंगलों में निकलती हैं, 50-100 किलोमीटर चल के खत्म हो जाती हैं, किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं, वो भी साफ है। लेकिन वही नदियां साफ हैं जो आदमियों से दूर हैं, जो शहरों से दूर हैं। और जो नदियां शहरों के किनारे से गुजरती हैं वो कोई भी नदी साफ नहीं है। जैसे हम आपको एक और साफ नदी बताएं, वो नर्मदा है। नर्मदा के किनारे कोई बड़ा शहर मध्य प्रदेश में तो नहीं है और वो नदी बिल्कुल, पानी इतना साफ होता है कि आपको यकीन नहीं आएगा कि इस तरह की नदी हो सकती है। और बताएं आपको, जम्मू कश्मीर में चेनाब बहुत साफ नदी है क्योंकि उसके किनारे कोई बड़ा शहर अपने देश में नहीं है, पाकिस्तान में होगा, अपने देश में नहीं है। ऐसे ही रावी भी बहुत साफ नदी है, वो हो सकता है लाहौर जाकर के गंदी हो जाती होगी, लेकिन अपने देश में कोई बड़ा शहर नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी नदियां हैं,
सिंधु नदी आप देख, कभी किसी को मौका मिले उसे देखने का, नीचे के पत्थर दिखाई देते हैं। चंबल नदी, उसका कारण यह है कि नदी सिर्फ कोटा सिटी के पास से होकर गुजरती है, और ये नदी, अच्छा ठीक है। रफीक अंसारी साहब कह रहे मेरे बगल में एक लड़का कोरोना की वजह से कम तो हुआ, कोरोना की वजह से। जी वही मैं कह रहा हूं शशि अग्रवाल। अब मुझे लगता है कि 19 का इलेक्शन ईवीएम से नहीं जीता है, भक्तों की संख्या बहुत बड़ी है, उन्होंने ही जिताया था। आई सा बोथ द वीडियोज, बोथ वेयर वेरी गुड, थैंक यू। और देखिए ईवीएम वाला तो फालतू का फंडा है। ईवीएम से अगर जीतते होते तो दिल्ली क्यों हारते 2 बार? ईवीएम से जीतते होते तो झारखंड क्यों हारते? ईवीएम से जीतते होते छत्तीसगढ़ क्यों हारते? राजस्थान क्यों हारते? कर्नाटक में क्यों हारते? तो ऐसा नहीं है, वो चीजें ऐसी बना दी गई हैं, ऐसा नैरेटिव खड़ा कर दिया गया है, और हमारा विपक्ष इतना लुंज पुंज है कि उसके पास नैरेटिव खड़ा करने की क्षमता ही नहीं है। एक तो वो लुंज पुंज है, दूसरा दरअसल उसकी क्रेडिबिलिटी कुछ बची नहीं है। थोड़ी बहुत जो थी वो इस सरकार ने बिल्कुल निशाना बना बना करके खत्म कर दी। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर इन स्थितियों से उबरने का कोई रास्ता निकलेगा तो राजनीति से ही निकलेगा, और राजनीतिक दल ही निकालेंगे। तो जो बात पहले कही जाती रही है कि एक सांप नाथ है, एक नाग नाथ है, तो भैया उसमें जिसमें कम जहर है वही रास्ता निकाल पाएगा। सच वीडियोज यू पुट आउट टुडे। जी आज अमेरिका पे हमने 2 डाले हैं, और सुबह बात की थी लाइव के। और एक चीज और आपको बताएं कि अगर आप ध्यान से आंकड़ों को देखें, कोरोना के आंकड़ों को, तो अधिकतर मामले इस देश के उन शहरों से हैं, मुंबई, दिल्ली, इंदौर, अहमदाबाद, जयपुर, पूना, हैदराबाद, आगरा, उन शहरों से हैं जो शहर समृद्धि के प्रतीक हैं, जहां विकास की मीनारें हैं, उन्हीं शहरों से हैं। जो पिछड़े इलाके हैं उन पर जरा नजर डालिए, जो गरीब इलाके हैं उन पर नजर डालिए, वहां कोरोना की क्या स्थिति है, उन जिलों की, उन शहरों की, उन प्रदेशों की, तो वो सबसे नीचे दिखाई देंगे। इससे भी समझ में आता है कि गड़बड़ कहां हो रहा है। तो और कोई बात तो मैंने, हाँ एक जानकारी मुझे देनी थी जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों से शेयर करूं। वो जानकारी है कि भारत के बाहर जो भारत के लोग रह रहे हैं, अप्रवासी भारतीय जो बाहर रह रहे हैं, 53 देशों में 3336 भारतीय कोरोना से संक्रमित हैं। ये हिंदू में छपी एक रिपोर्ट है जिससे मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूं। इनमें से 2061, संख्या पे ध्यान दीजिएगा, 2061, 3336 में से 2061 कुवैत, कतर, ओमान, यूएई, बहरीन व सऊदी अरबिया से है। ठीक है, ये एक आंकड़ा है जो मुझे लगा कि आप सब लोगों को जानना चाहिए। जीएस साहब कह रहे हैं दूसरा कारण यह भी है कि चंबल डाकुओं डकैत के कारण फेमस भी थी, तो लोग भी दूर रहे। नहीं नहीं, ये कारण नहीं है, वो तो जो बीहड़ों का मामला है वहां पर है, लेकिन कोटा में थोड़े डाकू हैं, इंदौर में थोड़े डाकू हैं, और अब तो डाकू हैं भी नहीं बहुत सालों से। तो मुझे लगता है कि 30 साल तो हो गए होंगे डाकुओं का सफाया हुआ। अब उस तरह की चीजें नहीं आती हैं कि साहब मलखान सिंह और फलाने और मूछों वाला कोई डाकू हो, और उस तरह की जो अपने को विद्रोही कहते हैं, या वैसी चीजें तो है नहीं। मोहम्मद इकबाल, पॉवर्टी इज द वन ऑफ द फैक्टर्स टू प्रोटेक्ट, मतलब मैं समझा नहीं। मैं जिस पॉइंट पर आना चाह रहा था कि हमारे देश का पॉलिटिकल क्लास
बात तो करता है कि हम सभी लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊपर कर देंगे। अंतिम देश के गरीब आदमी की चिंता है, जो 2 जून की रोटी कमाने के लिए अपने घर से 1000-2000 किलोमीटर दूर जाता है। जो इस देश की इकोनॉमी के पहिए जो दौड़ते हैं, उनमें उसका पसीना ग्रीस का काम करता है। लेकिन उन लोगों की चिंता नहीं है। उन लोगों के लिए सिर्फ लिप सर्विस होती है, बातें होती हैं, और अगर कोई इंतजाम किया भी जाता है तो उसे एहसान के तौर पे बताया जाता है, जैसे वो एहसान कर रहे हों कि साहब हमने ये करा दिया, इतने लोगों को खाना दे रहा हूँ, इतने लोगों को ये कर रहा हूँ। खाने की स्थिति क्या है, दिल्ली में अभी पता चला था, यमुना के पुश्ते पे जो लोग निकल के आ गए थे, कैसे आए थे, क्या खा रहे थे। इतने लोग जो थे वो इतने भूखे थे, उनके पास खाने को नहीं था, कि जो लोग अंत्येष्टि करने के लिए वहां आ रहे थे, उसमें जो अंत्येष्टि में जो अन्न लगता है, जिसको छिड़कते हैं, डालते हैं, उस जब वो चिता जल गई, लोग चले गए, उस अन्न को बटोर कर लोगों ने और उसी से लकड़ी जलती हुई निकाल के उससे चूल्हा बना करके और खाना पका के, उसी अन्न का खाना पका के खाया है। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जिसे हम बनाना चाहते हैं, जिसे बना रहे थे अगले 2-3-4 सालों में, 5 सालों में, उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की असलियत है ये। इसी यही यही ये हिंदुस्तान है जिसकी तस्वीर है ये। गांधी को लाख गाली लोग दे लें, गांधी के हत्यारे को लोग देशभक्त कह लें, लेकिन गांधी जैसी करुणा और गांधी जैसा सहनशीलता और गांधी जैसी जो एक तरह से जो चिंता जो थी गांधी की, चिंताएं, और जितना जेन्युइननेस था उसमें, उनमें, ये सब लोग उसके ठीक उल्टे हैं और बात गांधी की करते हैं। जी, ये एस मोहम्मद साहब कह रहे हैं जहां गरीबों का आटा चोरी हो जाए, उनसे बड़ा डाकू कौन होगा। मध्य प्रदेश में किस्सा हुआ है कि जो राशन में बंटने के लिए आटा गया, उसे ही लोगों ने मार लिया, और ये सब पैसे वाले लोग हैं, सो कॉल्ड देशभक्त। आर्ट एंड लाइफ, सर बहुत बुरा लगा सुन के। नहीं, आपको बुरा लगा, लेकिन जो कर्णधार हैं, जिनके सामने नाक के नीचे ये चीजें हो रही हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता, और चैनल्स कुछ बताएंगे नहीं, मीडिया कुछ छापेगा नहीं। छापेगा तो मोदी जी नाराज हो गए, अमित शाह नाराज हो गए, नड्डा जी नाराज हो गए, अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए, तो विज्ञापन रुक जाएगा। और यहां फिर मैं वो बात कहूंगा, उसी के साथ बात खत्म करूंगा, उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि हम सब लोग पत्रकारिता को पोसना नहीं जानते, और ये समझते ही नहीं है पत्रकारिता कहते किसे हैं, और पत्रकारिता की जिम्मेदारी क्या होती है। और जिन देशों में अच्छी पत्रकारिता होती है, वहां के नागरिकों का जीवन भी अच्छा होता चला जाता है, और जहां पर इस तरह की पत्रकारिता होती है, वहां पर नागरिकों का जीवन दुष्कर होता चला जाता है। और ये उनका भी दुष्कर होता है जो लोग समझते हैं कि हम यहां पर सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले लोगों में, उनका नंबर भी आता है, वो भी फंसते हैं। चलिए, तो आज की बात खत्म करते हैं, और आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर लूं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारे लाइव जो हम करते हैं वो अच्छे लगते हैं, तो आप इनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, और अपने व्हाट्सएप पर अपने कॉन्टैक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स को फॉरवर्ड कीजिए। साथ में ये भी लिखिए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, जिसकी वजह से आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हैं। अनब्रेकिंग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने परिचितों को प्रेरित कीजिए। जितने विविध किस्म के लोग इस चैनल पर होंगे, जितने अलग अलग बैकग्राउंड के, उतना ही ये चैनल देश जैसा स्वरूप लेता जाएगा, एक अनब्रेकिंग भारत बनेगा।
और यहाँ जो हम बात करते हैं, हम आप मिल करके, तो ज़्यादा लोग बात करेंगे तो ऐसा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है जहाँ पर भारत बात करता हुआ दिखाई दे, तो उसका इम्पैक्ट भी होगा। तो इसी के साथ हम अपनी बात भी खत्म करते हैं और एक जानकारी फिर से मैं दोहरा दूं कि पालघर की घटना के सच को बताते हुए एक वीडियो कल सुबह अनब्रेकिंग पर लाइव होगा 8 बजे। उसे देखना ना भूलिएगा। उस पर कमेंट्स भी दीजिएगा अपने कि आपको कैसा लगा वो वीडियो। अगर वो वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर भी कीजिएगा। जीएस कह रहे हैं क्या होगा हमारे देश का जहां अनाज भी बहुत है और खाने वाले भी, बट बांटने वाले हाथ कम है। अब ये सब चीजें हैं, इन्हीं पर बात करेंगे, चीजें सामने आएंगी, एक लोगों तक पहुंचे। सबसे जरूरी है सवाल पूछना, और डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है सवाल पूछना, और सवाल पूछने की परंपरा अपने देश में बंद हो चुकी है, बंद की जा रही है। आप यही सोचिए कि इतने आफत के समय में हमारे प्रधानमंत्री पत्रकारों से बात नहीं करते हैं। एक बहुत जूनियर अफसर दिन भर की चीजें बताते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीआईबी की होती है उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अफसर, उसकी जिम्मेदारी है कि वो देश के बारे में बताता है क्या आ, हो रहा है और क्या नहीं, और उसमें भी सवालों के जवाब नहीं होते हैं और सवाल भी ढंग से नहीं पूछे जाते हैं। लोग उन लोगों से भी सवाल पूछने में डरते हैं, और इसकी वजह हम आप हैं। चलिए, बात खत्म हुई, और आप लोग अपना ध्यान रखिए, पूरी एहतियात बरतिए। सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनका अक्षरशः पालन कीजिए धर्म भाव से, क्योंकि यही एक कोरोना से बचाव का तरीका है। अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, कोई दवा नहीं है, और जो क्लोरोक्विन और ये सब कहा जा रहा है, ये सब फर्जीवाड़ा है। ये कोई दवा काम नहीं कर रही है। तो अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।